इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। हाईकोर्ट का व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक से इंकार। 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एआईएमपीएलबी का बड़ा बयान। कोर्ट के फैसले पर लगाया सवाल के निशान। बोले ज्ञानवापी में जो हो रहा उससे लगा सदमा। न्याय व्यवस्था पर खड़े हुए बड़े सवाल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल। बोले भर चुका है बीजेपी के पाप का घड़ा। चंडीगढ़ में जो हुआ वो शर्मनाक। उत्तराखंड में सामने आई यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट। सीएम को कमेटी ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में कर सकती है पेश। और लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा। यूपी में बीजेपी सभी सांसदों की काट सकती है टिकट। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। जंग तो जंग होती है, फिर चाहे जुबानी हो या कागजी। बयानों की जंग तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन ट्विटर की जंग का नमूना कल पूरे राजस्थान ने देख लिया, जब कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ आमने सामने आ गए। बार पलटवार का दौर गोविंद सिंह डोटासरा के बयान से ऐसा शुरू हुआ जिसका दृश्य हर किसी ने देखा। डोटासरा के बयान पर राजेंद्र राठौड़ ने एक शायराना ट्वीट किया। राठौड़ ने लिखा, इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर है बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरे हार की है। बस फिर क्या था, उनके ट्वीट के कुछ देर बाद ही गोविंद सिंह डोटासरा ने शायरी का जवाब शायरी से दे डाला। डोटासरा ने लिखा, गलतफहमी ना पाले जनता के परचा है, तेरे सिर्फ टोल बजरी भूमाफिया होने की ही चर्चा है। जिसके बाद यह ट्विटर वॉर काफी लंबी चली। राजेंद्र राठौड़ ने आरएस को मुद्दा बनाया तो डोटासरा ने टोल बजरी और शराब और युवाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। गिन गिन कर हमले किए और पानी पीकर खूब गरियाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से सुरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ के बीच शायराना अंदाज में। हालांकि देखा जाए तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा की साफ तौर पर शायराना अंदाज में नजर आ रही है। बिल्कुल चंदा, ये राजनीति का अखाड़ा जो है वो हालांकि अब ट्विटर एक्स पर पहुंच चुका है। हालांकि पहले इसको जो है वो चिड़िया का ठिकाना कहा जाता था, लेकिन अब ये इन दिनों एक्स पर जो ट्रेंड चल रहा है। हालांकि दोनों ही कद्दावर नेता एक दूसरे से जो जुबानी तीर चला रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि ये जब भी ये पक्ष विपक्ष में थे या चुनाव का समय था, उस वक्त भी ये एक दूसरे पर काफी हमलावर हुए थे। ये हमला कोई पहली बार नहीं है, ऐसे हमले कई बार हो चुके हैं और ये आदतन एक दूसरे के लिए जो है वो समय समय पर जो है वो कटाक्ष किया करते हैं, चाहे वो शायराना अंदाज में हो या फिर मुहावरे के अंदाज में हो। हालांकि ये दोनों नेता जो हैं वो अब जनता की अदालत में ये कदम रखना चाहते हैं या ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इनकी जो जंग ट्वीट पर चल रही है ये आम चर्चा का विषय बन चुकी है। एक तरफ दूसरी तरफ जो है वो कटाक्ष किए जा रहे हैं, एक दूसरे को अहंकारी बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ की हार जो है वो राजेंद्र राठौड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उधर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि डोटासरा के जीतने के कोई चांसेस नहीं है। हालांकि जब डोटासरा जीत करके जब विपक्ष में पहुंचे तो अब ये कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आ रही है। दूसरी चीज ये नजर आ रही है कि अब जो है वो नजदीकी लोकसभा चुनाव हैं, तो इन चुनावों में किस तरीके से जनता का ध्यान आकर्षित किया जाए। ऐसे में ट्विटर वॉर का ही हम जिक्र करेंगे। जब राठौड़ ने ये कहा कि आखिरकार अगर अगली बार आप जीत भी गए, डोटासरा को सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर अगली बार आप जीत भी जाते हैं लेकिन आपको तब भी मोदी के 6 लेन से ही गुजरना होगा। और सीधे तौर पर उन्होंने जिक्र किया आगरा का, यानी पागल खाने का जिक्र किया है उन्होंने। देखिए, जिस तरीके से जो जवाबी हमले हुए हैं तो एक दूसरे की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर जरूर शब्दों की मर्यादा को तोड़ा गया है, उसको तार तार किया गया है। देखिए, लगातार राठौड़ जो हैं वो हमलावर हुए हैं डोटासरा पर, चाहे वो आरपीएससी का मसला हो, चाहे वो उनके घर में आरएस के जो पारिवारिक जो जिस तरीके से जो चयन हुआ है, चाहे वो 4 अभ्यर्थियों के रूप में हो, चाहे डोटासरा के परिवार से रिलेटेड हो। हालांकि ये मुद्दा किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब जो है वो जब
जब विपक्ष में बीजेपी थी तब राठौड़ विधानसभा में हमलावर थे कि जब भी सरकार बनेगी हम आरपीएससी को भंग करेंगे। अब इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं डोटासरा ने राठौड़ पर तंज कसा और कहा है कि आरपीएससी भंग करके दिखाएं। हालांकि आरपीएससी भंग करने का जो है वो अधिकार एक राष्ट्रपति के पास हो सकता है, लेकिन अब डोटासरा इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल करके सत्ता में आई है। बीजेपी जो चीज नहीं कर सकती है बीजेपी ने उस वक्त बयान दिए थे। ठीक है, ऐसे में अगर राठौड़, जैसा कि आपने बताया आरएस परीक्षा को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है डोटासरा पर, तो उन्होंने एक बात का और भी जिक्र किया है, द क्राइम नेवर डाइज। इसका जिक्र आखिरकार क्यों किया गया? चूंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लंबी लगन के बाद, इतने परिश्रम के बाद जिस बच्चों ने परीक्षा दिया उनके साथ घपलाबाजी हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, तो जो क्राइम किया है वो नेवर डाइज। आखिरकार उन्होंने ये भी बोला है कि उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, लगातार जब बीजेपी विपक्ष में थी चंदा, तब भी लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन जो डोटासरा हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार, भजन सरकार राजस्थान में है, बार बार हर कोई मंत्री विधायक कह रहा हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में हो, चाहे वो जल जीवन मिशन के रूप में हो, चाहे वो पेपर लीक मामले में हो, चाहे भ्रष्टाचार में हो। डोटासरा बार बार ये कह रहे हैं कि भाई जांच करने के लिए किसने रोका है? सरकार आपकी है, मशीनरी आपकी है, पावर आपका है, आप जिसकी जांच करवानी है आप करवाइए। लगातार डोटासरा ये भी कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनका बीजेपी बार बार दुरुपयोग कर रही है। तो लगातार इस तरीके से कहीं ना कहीं डोटासरा जो है वो कटाक्ष तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाबी हमला राठौड़ देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक यहां पर सियासी तस्वीर जो छिपी हुई है वो ये है कि राज्यसभा के चुनाव बहुत नजदीक है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में एक तरफ जो है वो पूनिया और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हो सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर चुनाव से पहले जुबानी जंग के साथ ट्विटर वॉर भी देखने को मिल रहा है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर शायराना अंदाज में वार कर रखे हैं। लौटूंगे आपके पास सुरेंद्र जी, बने रहिए हमारे साथ, बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी पासे फिट करने में जुटी हुई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई अपना अपना सियासी गणित का जोड़ भाग करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस राज्यसभा से पार्टी की दिग्गज नेता सोनिया गांधी को उतारने की तैयारी में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस सोनिया गांधी को राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर उतार सकती है। इसके अलावा सूत्रों की खबरें उनके हिमाचल प्रदेश से लड़ने की ओर भी इशारा कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? सोनिया गांधी की लोकसभा के बजाय राज्यसभा से उतारे जाने की खबरें क्यों है? अंदर खाने की खबरें बताती हैं कि पार्टी यह फैसला सोनिया गांधी के स्वास्थ्य कारणों के कारण ले रही है। देखिए, इसके बहुत सारे मायने हैं। पहला मायना तो ये है कि कांग्रेस के अंदर केंद्रीय स्तर पे आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन नंबर 1, सोनिया गांधी टू बी रिटायर्ड है, क्योंकि राज्यसभा भेजने का मतलब होता है कि अब आप सक्रिय राजनीति से अलग हो जाएंगे। अब रायबरेली सीट खाली होगी तो रायबरेली को कभी भी खाली नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि रायबरेली से कोई न कोई वहां पर चुनाव लड़ेगा, और जो चुनाव लड़ेगा वो सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि रायबरेली से जिसको अब कमान देनी होगी कांग्रेस में, कांग्रेस की, उसको वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो। तीसरा, क्योंकि यहां पर सोनिया गांधी लड़ेगी तो उनको जो प्रायोरिटी वाली सीट होगी वहां से लड़ाया जाएगा। यहां से जब वो खड़ी होंगी तो उनकी कैंपेन के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक साथ लगेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों में से कौन कितना साथ लगता है। और आने वाले कल की जो राजस्थान की राजनीति है उसका भी एक परिदृश्य यहां पर होगा कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट अपनी राजनीति को सोनिया गांधी की जो यहां पर दावेदारी होगी उसके माध्यम से कैसे आगे बढ़ा देते हैं। वहीं कांग्रेस आज भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं हमेशा हर एक चैनल पर ये बात कहता हूं कि अगर कांग्रेस बचेगी नहीं तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा, क्योंकि विपक्ष तो खत्म होता जा रहा है। और दिक्कत ये है ना कि कांग्रेस के ये जो गांधी परिवार के नेता हैं, ये सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये अब जनता की अदालत में जाना ही नहीं चाहते। अरे भाई, जब अच्छी भली वो रायबरेली से सांसद हैं तो क्यों नहीं जनता की अदालत में जाके और लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं? क्योंकि उनको साफ है, उनको दिख रहा है कि अब जनता हमको पसंद नहीं करती है, हमारी पराजय बिल्कुल निश्चित है। इसलिए वो जो सेफ रास्ता, उन्होंने शॉर्टकट जो रास्ता पिछले दरवाजे से जिसको कहते हैं, वो राज्यसभा का सांसद। और राजस्थान में चूंकि अशोक गहलोत साहब जैसे बिल्कुल प्योर, मुझे कहना नहीं चाहिए वो शब्द, बिल्कुल स्टील लाइक स्टील, मतलब, तो ये अशोक गहलोत, ये सोनिया गांधी, ये कांग्रेस को बिल्कुल अंतिम दम तक तबाह करके छोड़ेंगे।
सुरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी, पहला सवाल यही आखिरकार उठ रहा है कि आखिरकार यूपी की रायबरेली सीट से जब सोनिया गांधी पहले से ही लोकसभा सांसद हैं तो फिर राज्यसभा सांसद से क्यों उतारा जाएगा? लेकिन यहां पर भी पेंच फंसी है हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को लेकर। बिल्कुल चंदा, देखिए इस वक्त कांग्रेस ई की जो रणनीति है वो लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा पर फोकस करना चाहती है। देखिए ये तो तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है कि सोनिया गांधी जो है वो रायबरेली के लिए, सोनिया गांधी के लिए वो सीट हमेशा सुरक्षित रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप देखिए, अगर मैं बात करूँ कांग्रेस या फिर अशोक गहलोत, गहलोत यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी गहलोत। देखिए गहलोत हमेशा सोनिया गांधी के बेहद करीबी रहे हैं। अब आप देखिए कि जैसे ही राजस्थान में अशोक गहलोत की सत्ता हाथ से फिसली है, इसके बाद लगातार 5 बार वो दिल्ली आना जाना कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली आने जाने के पीछे की जो सियासत है वो यही है कि जिस तरीके से राम नाम की जो आंधी है, इस आंधी में अगर सोनिया गांधी अगर रायबरेली से अगर सीट से चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर वहां पर सोनिया गांधी को पूरी तरीके से शिकस्त खानी पड़ेगी। इसलिए अशोक गहलोत अपनी सोनिया गांधी के लिए जो है वो अच्छे नंबर बढ़वाने के लिए या अपनी रैंक बढ़वाने के लिए या अपने कंधों पर स्टार लगवाने के लिए एक अच्छा सा सुगम सा रास्ता निकाला है कि राजस्थान में 3 सीटें हालांकि यहां पर राज्यसभा की देखी गई है। अशोक गहलोत इतना आश्वस्त हैं कि इन 3 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस आराम से निकाल सकती है और वह भी सोनिया गांधी के लिए। तो इसीलिए ये पूरी रणनीति जो है वो लोकसभा से पहले राज्यसभा के लिए बनाई है। अब देखना यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मिलकर के जब सोनिया गांधी के लिए कैंपेनिंग करेंगे तो कौन नेता किस पर कितना भारी होगा। जाहिर सी बात है सुरेंद्र जी, आगामी चुनाव को लेकर ये तमाम रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन कह सकते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है। यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। अब ऐसे में ये जगजाहिर है कि कांग्रेस की तरफ से लोकसभा सांसद एक ही है, सोनिया गांधी। अगर उन्हें वहां से हटाया जाता है तो कांग्रेस की तरफ से आखिरी और अगला चेहरा कौन होगा? अगर प्रियंका गांधी को वहां से उतारा जाता है तो कितने चांसेस है जीतने की? देखिए चंदा, यहाँ पर जिस तरीके से अगर राज्यसभा की अगर चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर अजय माकन का भी नाम आ रहा है, इधर से जो है वो आपके सोनिया गांधी का नाम आ रहा है। अगर सबसे खास बात ये देखी जाए कि देखिए रायबरेली से अगर सोनिया गांधी को अगर राजस्थान के रास्ते से राज्यसभा तक अगर पहुंचाया जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि उस सीट पर या तो राहुल गांधी लड़ेंगे या फिर वहां से प्रियंका गांधी लड़ सकती है। हालांकि इस वक्त ये भी कहा जाता है कि यूपी और राजस्थान से दिल्ली का रास्ता बड़ा सुगम होता है और यहां पर हमेशा से चाहे वो सियासतकालीन की अगर हम भी बात करें तब भी ये रास्ता सुगम हुआ करता था। लेकिन अब ये राजनीति की जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, इन राजनीतिक कयासों में जिस तरीके से कांग्रेस जो एंटीडोट ढूंढना चाह रही है बीजेपी को लेकर के, वाकई देखना है होगा कि राजस्थान सियासी समीकरण क्या कुछ बैठाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। और यह भी देखना है होगा कि आखिरकार अगर प्रियंका गांधी को राज्यसभा तौर पर उतारा जाता है या फिर अगर बात कर ले सोनिया गांधी की राज्यसभा के तौर पर उतारा जाता है तो लोकसभा सांसद के तौर पर यूपी में खास करके उत्तर प्रदेश की सीटों में किसका चेहरा सामने आता है। वाराणसी में जिला अदालत के फैसले के बाद व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया है। तहखाने में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है और अब ये साल 31 साल बाद अदालत के फैसले से संभव हो पाया है। इस पूरे घटनाक्रम पर मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध जाहिर कर रहा है। बीते दिन ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने जिला अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने समिति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा था। वहीं अब इस मामले में हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद AIMPLB ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को जल्दबाजी में लिया फैसला बताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह सब सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है। मुस्लिम बोर्ड ने इस फैसले को आपसी दूरी पैदा करने वाला बताया। मजहब का गुलदस्ता है और यहाँ मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले लोगों को यकसा तौर पर इज्जत दी जाती है और उनकी इबादतगाहों की हिफाजत होती है। उन सब को धक्का लगा है। हमें सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले एक शहरी की हैसियत से भी हमें इस वाक़े से बहुत रंज पहुंचा है। दूसरी बात यह है कि ये जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई,
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा, चंडीगढ़ का चुनाव दिखाता है कि बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने गीता के श्लोकों के माध्यम से बीजेपी पर हमला बोला। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब ये नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि इनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन है, जहां अपने जिंदगी पर लिखी किताब के विषय में चर्चा करते हुए गीतकार गुलजार भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि 9 से 10 साल की उम्र में किसी भी बच्चे से देश की स्थिति या हालात के विषय में जानकारी होना संभव नहीं है, लेकिन इस उम्र में अगर आपने अपनी आंखों से कुछ देखा हो तो उसे भूल पाना भी संभव नहीं है। गुलजार ने अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से मोहल्ले में जलते हुए लोग देखे हैं। उन्होंने कहा कि जलने के बाद निकलने वाली बदबू आज भी जहन में बसी हुई है। गुलजार ने कहा, पाकिस्तान मेरे लिए इतना पास है कि वह मेरे लिए मेरे घर के बगल की दीवार है। पाकिस्तान आया था, सुनो, इस बार भी रमजान के दिन थे, मैं पाकिस्तान आया था। मेरे वीजा में इफ्तारी तलक रुकने की गुंजाइश नहीं थी, मैं बॉम्बे लौट आया। कराची के समंदर पर मैं कागज की कश्ती रख के आया हूं। कराची के समंदर पर मैं कागज की कश्ती रख के आया हूं। हवा का रुख कभी बदला तो शायद बह के आ जाए। हवा का रुख कभी बदला तो शायद बह के आ जाए, वगरना चांद निकला ईद का जिस दिन, उसी को फूंक से तुम ठेल लेना। मैं साहिल पर खड़ा हूं, मैं साहिल पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 4 फरवरी को नवनीरा डैम के निरीक्षण करने आ सकते हैं। इसे देखते हुए कोटा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, संभागीय आयुक्त और एसपी ग्रामीण मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि नवनीरा डैम का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है और जून तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं सीएम की प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कहा, अभी यात्रा की पुष्टि नहीं हो पाई है। डैम जो है अभी डैम का काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। 90% काम हो चुका है डैम का और हम जून तक इसको पूरा कर देंगे। इसको सर 226 MQM पानी का भरा हुआ इस डैम के अंदर, उसमें से 54 MQM जो पानी है PHD के लिए रिजर्व है। जो हमारा ERCP प्रोजेक्ट है, उसको जो कार्य चल रहा है उसको देखने के हिसाब से हम लोग ने आज विजिट किया। तो और कोई प्रोग्राम है क्या सीएम साहब? अभी अधिकृत रूप से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आया, पर क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है तो उसको देखने के हिसाब से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रसन्न कुमार क्लस्टर प्रभारी मेहता ने लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारी के साथ भाजपा जिला कार्यालय पर बैठक ली। भाजपा जिला मीडिया से संयोजक नर्मदा शंकर पालीवाल ने बताया कि बैठक में मोदी सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचाने पर चर्चा की गई है। आज हमारे पाली, राजसमंद, अजमेर और नागौर का जो लोकसभा क्लस्टर बना है, उस क्लस्टर के प्रभारी के नाते मुझे इन चारों लोकसभाओं में
बैठक लेने का मेरा कार्यक्रम था। इसी क्रम में आज मैं राजसमंद के सारे दायित्ववान कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर जो हमारा लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को कितनी सुगमता से, कितनी सुंदरता से और सारे मतदाताओं का सहयोग लेते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हुए और वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा जिस प्रकार संकल्प पत्र में हमने जो वादे जनता से किए हैं, उन वादों पर जिस तेज़ी से हमारी सरकार काम कर रही है, उन सब बातों पर डिडवाना शहर के मुख्य बाजारों में हो रखे अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ आज नगर परिषद ने मोर्चा खोल दिया। अचानक कार्रवाई करते हुए न केवल अतिक्रमण हटवाए गए बल्कि दुकानों के बाहर अतिक्रमण के रूप में पड़े सामान को भी जब्त कर लिया गया। कई अतिक्रमणों के चालान काटकर 50,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। नगर परिषद की इस कार्रवाई से व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडरों में आक्रोश व्याप्त हो गया। उन्होंने इसका विरोध जताया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी गई। देखो, ये जो मेन मार्केट और जो मुख्य मार्ग हैं, इनसे हमने जो रेडी ठेले वाले हैं और जो चाट पकौड़ी इस टाइप का जो खाद्य सामग्री बेचते हैं, उन पर हम आज कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें साथ में पॉलिथीन जब्ती की भी कार्रवाई की गई है और संबंधित को डस्टबिन रखने के लिए पाबंद किया गया है। अपने आसपास गंदगी नहीं रखें, इसके लिए पाबंद किया गया है और ये अभियान कंटिन्यूस चलेगा, लगातार चलता रहेगा और जब तक इनको इस सफाई व्यवस्था की और अतिक्रमण नहीं करने की आदत नहीं पड़ जाए तब तक ये अभियान चलता रहेगा। इसके बाद हम अगला जो फेज है उसमें जो भी अवैध कॉलोनियां हैं और जो अवैध निर्माण है उन पर भी हम कार्रवाई करें। खबर धौलपुर से है, जहां बसड़ी एसडीएम राम सिंह राजावत ने बसड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को लेकर तुरंत अस्पताल क्रमिकों को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम को 2 क्रमिक अनुपस्थित मिले तो वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिस में ताला लटका हुआ पाया गया, जिसको लेकर बसड़ी एसडीएम ने जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्रवाई करने हेतु पत्र भी लिखा। एसडीएम राजावत द्वारा बसड़ी अस्पताल में पहुंचकर ऑक्सीजन मशीन, एक्सरे मशीन, फिजियोथेरेपी सहित अन्य मशीनों की जानकारी भी ली गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम सीएससी और ब्लॉक के मेडिकल ऑफिस का निरीक्षण किया है। 2-3 दिन पहले हमने नादनपुर सीएससी का भी निरीक्षण किया था, वहाँ भी जो साफ सफाई के निर्देश दिए थे। यहाँ भी हमने देखा है कि सीएससी में 1-2 कर्मचारी जो समय पर नहीं आए उनका खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और ब्लॉक का जो ऑफिस है उसमें मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 10:30 बजे तक भी ताले पाए गए, जो कि गंभीर विषय है। ब्लॉक से खबर अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र से है, जहां रिटायर्ड एएसआई के बेटे के अपहरण का प्रयास का मामला सामने आया है। छात्र की मां ने बताया कि उनके बेटे का झगड़ा स्कूल में पढ़ने वाले अन्य बच्चे से हुआ था। तब प्रिंसिपल ने दोनों बच्चों को समझा दिया था और दोनों का सुलह करा दिया था, लेकिन वो बच्चे को धमकी देता रहा। इस पर अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। सलाम स्कूल में पढ़ता है, तो इनकी जैसे वहाँ लड़ाई हुई तो घर पे आया, मुझे बताई इसने, तो मैंने फिर इनको बताई मेरे घर वाले को, तो इन्होंने बोला स्कूल में चलता है। हम गए दोनों, तो मैंने उनको कहा मन कि तुम बच्चों को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो, तो बोला हमने दोनों को कंट्रोल में किया है। मैंने कि फिर ये अब जो घटना हुई है ये कल परसों 29 को, तो मैंने कि ये कैसे हो गया। फिर पूरा मामला बच्चों ने रोक के इसको मतलब बाइक पे उठाने की कोशिश करे, भाई उठा के ले जाएंगे, इसको मारेंगे। अपहरण करने का? हाँ, अपहरण करने का। दिनांक 31/1/24 को राजवती वाइफ ऑफ सुरेश चंद जाति राजपूत निवासी सेंट असलम स्कूल के पास मुंगस का, इन्हें थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट FIR दी है कि मेरे बच्चे का अपहरण का प्रयास किया है, जिसका अनुसंधान जारी है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। सहारनपुर जिले के देवबंद के देवीकुंड के निकट राष्ट्रीय त्यागी भूमियार ब्राह्मण समाज समिति द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में त्यागी समाज के लोग पहुंचे। मीडिया से वार्ता करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम त्यागी ने बताया, जो महापंचायत है इससे यह मैसेज है कि हमने 1 साल पहले शुरू किया था, अन्य लोगों ने तो 50 साल पहले से यह मांग कर रखी है, यह समाज एकजुट होगा। उन्होंने आगे कहा, लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी ने अगर हमारे समाज के बारे में नहीं सोचा तो इनका इलाज करना हमें आता है। सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को धन्यवाद है। और ये तो पता है ना, जो महापंचायत है इससे क्या मैसेज है? इससे मैसेज है कि हम लोग तो 1 साल पहले तो शुरू करा,
लोगों ने तो 50-60 साल पहले तो ये मांग रखी। मेलुहा के मृत्युंजय, वायुपुत्रों की शपथ और नागाहों के रहस्य जैसे तमाम माइथोलॉजी से जुड़े उपन्यास लिखने वाले जाने माने लेखक अमीश त्रिपाठी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंची, जहां उन्होंने अपने लेखन और लेखन शैली को लेकर कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा, मैं शिव को नहीं लिखता बल्कि शिव मुझसे लिखवाते हैं। मुंबई की पैदाइश, उड़ीसा का पाल पोषण और कलकत्ता से IIM और 14 साल बैंकिंग की सर्विस। कोई नहीं सोच सकता कि ऐसा व्यक्ति राम, शिव और हमारे पुराणों पर लिखेगा। जी हाँ, वो व्यक्ति है अमीश त्रिपाठी, हमारे साथ मौजूद है। ऐसा संभव कैसे हुआ? सब शिव जी का आशीर्वाद है उमंग जी, और मेरा मानना है कि अगर मुझ जैसा इंसान लेखक बन सकता है तो अगर शिव जी का आशीर्वाद हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है। इस समय पूरा विश्व रामोत्सव मना रहा है, और अगर आपकी किताबों की बात करें, कहीं ना कहीं पौराणिक लेवल पर हम बात करें, और इस समय जो यूथ है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में उलझा हुआ है, उस यूथ को आपने हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में आपने एक बार फिर से इंटरेस्ट जगाया है, क्या कहेंगे? नहीं, आप मुझे बहुत ज़्यादा श्रेय दे रहे हैं। हमें अपने युवा पीढ़ी पर विश्वास रखना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कालिदास जी जो संस्कृत के महान लेखक थे, संस्कृत नाट्य के, तो उनका एक नाटक था मालविकाग्निमित्रम, जो शायद 1500-2000 साल पहले लिखा गया था। उसमें एक सीन है जहाँ पे एक पिता कंप्लेंट कर रहा है अपने बेटे के बारे में कि देखो मेरे बेटे को, इसे हमारी संस्कृति के बारे में कुछ रुचि तो है नहीं। तो 1,500 साल पहले भी माँ बाप ये कंप्लेंट कर रहे थे अपने बच्चों के बारे में, आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति तो आज भी जिंदा है। तो हमें अपने युवा पीढ़ी पर विश्वास रखना चाहिए। उनका नजरिया अलग हो सकता है और जो उनको हक है, लेकिन उनका दिल हिंदुस्तानी है, इस पर विश्वास रखना चाहिए। सर, शिव राम के भी हैं, रावण के भी हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में शिव को आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए, शिव जी तो सबके हैं, लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि शिव जी की सिर्फ हम आराधना ना करें, शिव जी से सीखें भी, क्योंकि शिव जी पुरुष महिला में कुछ भेदभाव नहीं करते थे, पुरुष महिला नपुंसक में भी कुछ भेदभाव नहीं करते थे। शिव जी योग के आदि योगी हैं। शिव जी नाट्य कला, उस सब में उसके नटराज हैं। तो हम सब जो शिव भक्त हैं उसमें रुचि रखनी चाहिए। शिव जी उदारवाद हैं, शिव जी के बारात में तो कोई भी जुड़ सकता है। शिव जी वेदों के सोर्स हैं। तो शिव जी से हमें सीखना भी चाहिए कि हम कैसे इंसान बने। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अमीश त्रिपाठी जी। इनका साफ तौर पर कहना है शिव जी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। शिव जी न भेद करते हैं, न भाव करते हैं, न आदमी में विश्वास रखते हैं, न औरत में, न नपुंसक में। शिव जी सबके हैं, सब शिव जी के हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी जयपुर। चलिए, फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।